So next question is, ergets are often seen along with grazing cattle. How do you refer to this interaction? Give reason. अब किस तरह का इंटरेक्शन है ये बताइए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए अर्गेट, एग्रेट, अर्गेट क्या प्रोनाउंस करते हैं उसको, तो उसका रिलेशनशिप कैटल के साथ कैसा है? यू करेक्टली प्रोनाउंस इट एज एग्रेट्स। व्हाइट कलर के बगुले जैसे होते हैं जो बफेलो के ऊपर बैठे हुए दिखाई देंगे आपको, जहां पे कीचड़ होता है ना, जनरली वहां देखने मिलते हैं ये एनिमल्स। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, ये जो रिलेशनशिप है ये है कोमेंसालिज्म। क्योंकि जैसे जैसे कैटल्स मूव करते हैं क्या होता है, देखो ये सपोज आपका बफेलो है, ठीक है, एक मोटा सा ताजा सा बफेलो बना देती हूं मैं। तो बफेलो के ऊपर ये जो एग्रेट्स हैं ये बैठ जाएंगे। अब जैसे जैसे बफेलो मूव करेगा क्या होगा, जो नीचे फ्लाइज थे, छोटे मोटे कीड़े थे, वो उड़ के ऊपर आ जाएंगे। तो अगर ये वॉक नहीं करता तो वो उड़ के ऊपर नहीं आते। बट सिंस the cattle is moving out of from the vegetation, the insects will come over and egrets can catch that insects and feed on them. तो इसको तो फ्री राइड भी मिल गई और राइड के वक्त खाना भी मिल रहा है, इट कैन गो ऑन कैचिंग दिस इंसेक्ट्स। तो एग्रेट इज बेनिफिटेड, बट बफेलो का कोई फायदा नहीं हो रहा, फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा। तो दिस इज कोमेंसालिज्म। समझ में आ गया सबको? It was a very simple question. Next question क्या था आपका? Define phenotypic adaptation and give one example. Screen दिख रही है मेरी या नहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है। दिख रही थी ना, ओके। So define phenotypic adaptation and also give one example. Phenotypic adaptation का मतलब है ऐसी adaptation जहां पे जीनोटाइप चेंज नहीं हो रहा है। So see, there is no change in genotype. नॉन जेनेटिक चेंजेस हैं ये, जेनेटिक मटेरियल डीएनए में कोई चेंज नहीं है। जो भी चेंज है वो फिनोटिपिक है, मतलब जो मॉडिफिकेशंस है वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे है। तो फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हो सकता है, एक्लेमेटाइजेशन हो सकता है, या बिहेवियरल चेंज हो सकता है। जैसे कि फ्लैमिंगोस को बहुत ठंड लग रही है, माइग्रेट होके इंडिया आ गए साइबेरिया से, ये माइग्रेशन एक बिहेवियरल चेंज हुआ। इसी तरह से एक्लेमेटाइजेशन क्या है, आप पहाड़ों पे घूमने गए, लद्दाख गए, वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो 1 या 2 दिन आपको अल्टीट्यूड सिकनेस रहेगा क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपको नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगा, पर कुछ करना नहीं है, 2 दिन सिर्फ वहां आराम करना है। तीसरे दिन से यू विल गेट एक्लेमेटाइज्ड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। अब वो एक्लेमेटाइजेशन के लिए बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर हुए हैं, जैसे एक हमने अभी देखा, द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन डिक्रीजेस। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, यहाँ पे जीन्स में कोई चेंज नहीं हुआ। आप वापस अपने बड़ौदा आ जाओगे, वापस से हीमोग्लोबिन एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। तो दैट वाज अ टेम्परेरी कंडीशन। इसी तरह से फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन में एक हो सकता है कि आपका जो भी है, हार्ट का रेट है, एक्सक्रीशन का रेट है, पाल्पिटेशन है, वो सारी चीजें चेंज हो रही है। सो दैट इज फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। जीनोटाइपिक लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज थर्मोरेगुलेशन मोर इफेक्टिवली अचीव्ड इन लार्जर एनिमल्स देन द स्मॉलर एनिमल्स? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि थर्मोरेगुलेशन इज a function of surface area, heat or heat loss or heat gain, this is a function of surface area। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो surface area to volume ratio। ओके, जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, जैसे स्मॉल एनिमल्स का एग्जांपल ले लो, हमिंग बर्ड। तो स्मॉल एनिमल्स में सरफेस एरिया इज हाई, वॉल्यूम इज लो, तो फिर ये पूरा रेशियो कैसा हो गया, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उनका हाई होता है। तो वो हीट को बहुत जल्दी जल्दी लूज करते हैं, दे लूज हीट फास्टर। ओके, व्हाट डू? दे लूज हीट फास्टर। somebody is there, okay, but what happens when the animals are big? So जब animals are big, जैसे कि पोलर बियर का एग्जांपल ले लो, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। सरफेस एरिया
इज लार्जर, सॉरी सरफेस एरिया इज स्मॉलर, कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे। सो सरफेस एरिया इज लेस, वॉल्यूम इज लार्ज, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये लोग हीट लॉस कैसे करेंगे, स्लोली, दे विल लूज द हीट स्लोली, सो दे कैन कंजर्व द हीट, इजंट इट, तभी तो वो ठंडी में सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि वो बॉडी हीट को कंजर्व करते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन, या तो जिसको मैं बोलूं कंजर्विंग द बॉडी हीट, कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, लार्जर एनिमल्स में ज्यादा इफेक्टिव होगा, जैसे कि पोलर बियर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफेक्ट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर, तो यहां पर ही देख लेते हैं उसको। Okay, so last question is write a short note on effect of temperature or water scarcity and adaptation of animals. तो ये तो हमने lower classes से पढ़ा हुआ है कि how do we adapt to less water. So if you see here, वाटर स्कैरसिटी जब होगी तब क्या होगा, जितना हो सके वाटर कंजर्व करना है, वाटर लॉस को कम करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि रेप्टाइल्स रहते हैं डेजर्ट में जहां पे पानी की कमी होती है, तो उनकी स्किन कैसी होती है, स्केली स्किन, बहुत रफ स्केली स्किन होती है, ताकि उनको पसीना ना आए, इवेपोरेशन से, स्वेटिंग से वाटर लॉस ना हो जाए। फर्दर उनका जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है वो कैसा होता है, यूरिकोटेलिक। तीन तरह के एक्सक्रीशन होते हैं, एमेनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। फर्क क्या है तीनों में, यहाँ पे एमोनिया एक्सक्रीट करेंगे जैसे कि फिशेस, यहाँ पे यूरिया एक्सक्रीट करेंगे जैसे कि मैमल्स, और यहाँ पे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इंसेक्ट भी। पानी कहाँ सबसे ज्यादा लगता है, दिस विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर, इसलिए ये सिर्फ फिशेस कर सकते हैं। दिस विल कंज्यूम मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड दिस विल कंज्यूम वेरी लेस वाटर। तो जहां जहां पानी की कमी है, वाटर स्कैरसिटी है, टेम्परेचर बहुत हाई है, वहां पे मोड ऑफ एक्सक्रीशन कैसा हो जाएगा, यूरिकोटेलिक हो जाएगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्सक्रीट करेंगे वो, जिसमें बहुत कम पानी लगता है। मोर ओवर दिस एनिमल्स आर एक्सोथर्मिक, वो लोग है ना हीट रेडिएट करते रहते हैं, उनके लंबे लंबे कान होते हैं या ऐसा कुछ भी होगा जिससे वो अपनी बॉडी की हीट रेगुलेट करते रहे, रेडिएट करते रहे, ताकि वो हाई एनवायरमेंट कंडीशन में भी रह सके। जिस एनवायरमेंट में टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली बॉडी की हीट को रेडिएट कर रहे हैं, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड रह रहा है। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें?